हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 20 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम पार्लियामेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर किया है प्रीवियस लेक्चर में, और आज के इस लेक्चर में पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपको ये कोर्स वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। एंड देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 22 जनवरी से हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसमें टोटल 35 पेपर्स होंगे, और दिस टेस्ट सीरीज इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। इट्स अ पेड कोर्स, और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, पार्लियामेंट पार्ट नंबर 2। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की। ओके, तो देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। क्वेश्चंस आते हैं, एक तो लोकसभा है और एक है राज्यसभा। ठीक है, तो यहां पे इन लोकसभा स्पीकर होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर होंगे, और पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। वहीं राज्यसभा के केस में चेयरमैन, बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट है ना, दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन, एंड थर्ड वन इज पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। तो इन सबको पढ़ना होगा, इनका इलेक्शन किस तरह से होता है, क्या रोल हैं, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से रिमूवल होता है, उन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा की। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफिस है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन एंड टेन्योर की। तो भाई, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी मेजोरिटी यहाँ पे यूज होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ी थी। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी मेजोरिटी यहाँ पे यूज होती है इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, वही इलेक्ट करेंगे कि स्पीकर कौन होगा। ओके, और इन केस ऑफ वैकेंसी, मान लो कि स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, तो फिर लोकसभा विल इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ओके, तो इन केस ऑफ वैकेंसी दूसरा मेंबर जो है वो चुना जाएगा एज स्पीकर। ओके, अब भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है। तो भाई प्रेसिडेंट इसको फिक्स करते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट, ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं स्पीकर के इलेक्शन की डेट। ओके, अब देखो, अब ये समझते हैं कि स्पीकर अपना ऑफिस कब वैकेट करते हैं। तो भाई, एक तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही नहीं है तो फिर स्पीकर कहां से रहेंगे। दूसरा, वो रिजाइन कर सकते हैं, और इस केस में जो लेटर है वो किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रेजिग्नेशन लेटर आप किसको दे रहे हो, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर को दिया जाएगा, या फिर इनको हटा दिया जाए, रिमूवल। तो देखिए, हमने देखा था कि इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है इन रिमूवल। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनमें इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। मींस
इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात यहां पे हो रही है, जो वैकेंसीज हैं उसको आपको टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस करना होगा। ओके, एंड सच ए रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। तो आपको 14 डेज का एडवांस नोटिस यहां पे देना होगा। अब देखिए, अगर स्पीकर को रिमूव करने का रिजोल्यूशन अभी कंसीडर किया जा रहा है बाय द हाउस, तो उस केस में स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। भाई प्रेजेंट तो हो ही सकते हैं, क्योंकि वो उस हाउस का मेंबर है, डेफिनेटली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो अपनी बात रख सकते हैं, कैन स्पीक। इसके साथ साथ जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओके, बट यहां पे ना वो फर्स्ट इंस्टेंस में ही वोट कर पाएंगे, उनके पास कास्टिंग वोट नहीं रहेगा। देखिए, कास्टिंग वोट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अगर किसी मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, वोटिंग हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं डालते हैं। ओके, वो केवल तभी वोट करेंगे जब मैटर टाई हो रहा है, 50-50 हो रहा है। ओके, तो जो सेकंड स्टेज होगी उसी में वो अपना वोट देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इनको न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, तो अगर हटाने का रिजोल्यूशन हाउस कंसीडर कर रहा है तो उस केस में कास्टिंग वोट नहीं है आपके पास, बट क्योंकि आप हाउस के मेंबर हो तो फर्स्ट इंस्टांस में आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अब देखो, वेनेवर लोकसभा इज डिजोल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोकसभा डिजोल्व हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पीकर है उसको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, नहीं, देयर हैज टू बी ए कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो स्पीकर कॉन्टिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन हुआ तो आपको वेकेट नहीं करना है, आप बने रहोगे टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो स्पीकर है उनका रोल क्या है, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। तो देखिए, सोर्स ऑफ पावर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो पावर्स है इनका सोर्स क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, देख लेते हैं कि क्या क्या पावर्स होती हैं। टू प्रिसाइड ओवर द हाउस एंड कंडक्ट द मीटिंग इन ऑर्डरली मैनर। सो दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, डेकोरम मेंटेन करना है, एंड ही हैज फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड। ठीक है, फाइनल पावर है। ओके, एंड विद इन द हाउस, विद इन द लोकसभा, ही इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट, बट विद इन द हाउस स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या रूल्स हैं, क्या कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, और क्या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है, तो फाइनल इंटरप्रेटर होगा स्पीकर। ओके, ऑल द बिल्स, रिपोर्ट्स, मोशन, रिजोल्यूशन, दे आर इंट्रोड्यूस विद स्पीकर परमिशन। आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, देन हिज डिसीजंस इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स आर फाइनल। क्यों? बिकॉज आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो। ओके, तो इनका डिसीजन फाइनल होगा इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज कस्टोडियन ऑफ राइट्स प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, तो उसका कस्टोडियन कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इस पे भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए, अगर कोरम नहीं है, अगर कोरम नहीं है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कोरम क्या होता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो भाई स्पीकर जो है मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। ओके, कास्टिंग वोट इनके पास होता है, जस्ट अभी मैंने समझाया इसका मतलब क्या है। देन ही कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। ओके, तो भाई जो सीक्रेट सिटिंग होगी तो उसमें विदाउट परमिशन ऑफ स्पीकर जो स्ट्रेंजर्स हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जो 10th शेड्यूल है तो उसमें कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन नहीं होगा,
ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। ओके, देन ही ऑल्सो एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स एंड डिसाइड्स अबाउट जेन्युइननेस। मैंने कहा था कि अगर कोई एमपी रिजाइन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो जो सीट है वो वैकेट हो जाएगी, नहीं, देखा जाएगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है। ओके, इन केस ऑफ जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा, स्पीकर प्रिसाइड करता है। ओके, स्पीकर करता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि राज्यसभा चेयरमैन के पास नहीं है। इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग स्पीकर ही प्रिसाइड करेंगे। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर क्या है, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसके अलावा देखिए, व्हेन मनी बिल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम लोअर हाउस टू अपर हाउस, ठीक है, तो भाई मनी बिल है या नहीं है ये कौन बताएगा? स्पीकर बताएंगे। एंड स्पीकर शैल इंडोर्स ऑन द बिल हिज सर्टिफिकेट दैट इट इज अ मनी बिल। ओके, और इस चीज में उनका डिसीजन फाइनल है। डिसीजन ऑफ स्पीकर एज टू वेदर अ बिल इज अ मनी बिल इज फाइनल। ओके, तो आपको मोहर लगानी पड़ेगी कि भाई ये मनी बिल है और आपके पास लिमिटेड पावर है इस केस में, इसलिए ठप्पा लगाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ओके, देन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है, इसके अलावा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। ओके, ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। ओके, ये हम आगे करेंगे। ही इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी एंड जनरल पर्पस कमिटी। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रोल, पावर एंड फंक्शंस। अब देखो, जो हमने पावर्स देखी, फंक्शंस देखे, तो समझ में आ गया कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस ऑफ डिग्निटी है, पोजीशन है। तो ऑब्वियसली बात है इस ऑफिस को इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल होना पड़ेगा। तो क्या प्रोविजंस हैं जो इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी इंश्योर करते हैं? तो सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो भाई अगर रिमूवल करना है स्पीकर का तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मींस इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, अब ये जो मोशन है ना, ये तभी कंसिडर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा जब एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि प्रेसिडेंट के लिए कितना चाहिए सपोर्ट, तो इनका एक लिस्ट बनाइएगा। ओके, तो यहां पे कितना है? एटलीस्ट 50 मेंबर्स। ओके, इनकी जो सैलरीज हैं, अलावेंसेज हैं, दे आर फिक्स बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन सीएफआई, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मींस इस पे वोटिंग वगैरह नहीं होगी। देन his work and conduct cannot be discussed, criticized in the Lok Sabha except on a substantive motion, मीन्स जब आप उनको रिमूव कर रहे हो तभी आप डिस्कस कर सकते हो उनका कंडक्ट, उनका वर्क, अदरवाइज लोकसभा में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन हिज पावर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर, कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नॉट सब्जेक्टेड टू जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। एनी मतलब एनी, सुप्रीम कोर्ट भी आएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे फुल अथॉरिटी इनके पास होती है, स्पीकर के पास। ओके, अब हम बात करते हैं डेप्यूटी स्पीकर की। देखो, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी लोकसभा ही करेगी फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, जो मेंबर्स है उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा डेप्यूटी स्पीकर। अब देखो, स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर डेप्यूटी स्पीकर की का ऑफिस वैकेंट है तो लोकसभा विल इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। ये सेम प्रोविजन है जो हमने पहले देखा था। अब भाई वैकेंसी कब क्रिएट हो सकती है?
या तो वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है, रिजाइन दे दिया, किसको देंगे, स्पीकर को देंगे, या इनको हटा दिया गया है, वही इफेक्टिव मेजोरिटी एंड 14 डेज एडवांस नोटिस। तो ये सब में ऑलमोस्ट सेम ही है, आप देख लेना एक बार इसको। अब देखो इनका मेन काम क्या होता है। तो जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, ओके, तब ही विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ स्पीकर। या मान लो कि स्पीकर एब्सेंट है, बीमार हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, हो सकता है, ठीक है, देन विल एक्ट एज स्पीकर। तो ये इनका काम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर विल बी सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, नहीं, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, तो देखिए जब स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं तो उस समय डेप्यूटी स्पीकर एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह एक्ट करते हैं, जैसा बाकी मेंबर रहेंगे। आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है, आप प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो पूरे राइट्स आपके पास होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए whenever he is appointed as a member of parliamentary committee, तो ये स्पेशल प्रिविलेज डेप्यूटी स्पीकर के पास है। तो इन दैट केस ही ऑटोमेटिकली बिकम्स एट्स चेयरमैन। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इस पे भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखिए डेप्यूटी स्पीकर इज इंटाइटल्ड टू अ रेगुलर सैलरी, अलावेंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन सीएफआई। तो ये भी जो है सिमिलर प्रोविजन है। अब देखो इनको भी रिमूव किया जा सकता है। जब रिमूवल का मोशन कंसीडर किया जा रहा है, ओके, तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में। ओके, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर हैं, अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो ओरिजिन जो है इंडिया में वो हमें देखने को मिलता है 1921 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, ये क्वेश्चन आता है। एंड फर्स्ट स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर कौन थे भाई? जीवी मावलंकर, हमने देखा था मावलंकर, जो सेकंड जो लेक्चर था, है ना, ये स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर। एंड अनंत शयनम अयंगर, ये थे डेप्यूटी स्पीकर। तो ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखिए अप टू 10th लोकसभा क्या सिस्टम था कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही यूजुअली रूलिंग पार्टी से होंगे। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसी से बिलोंग करेंगे। बट फ्रॉम 11th लोकसभा ये कन्वेंशन डेवलप हुआ है कि जो स्पीकर हैं वो रूलिंग पार्टी से होंगे और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो मेन अपोजिशन पार्टी से होंगे, मेन अपोजिशन पार्टी। तो फ्रॉम 11th लोकसभा ये कन्वेंशन है। देखिए इसी तरह के वर्ड पे यूपीएससी घुमा देता है। तो ये कन्वेंशन है, ठीक है, इट इज नॉट रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे एंड जो डेप्यूटी स्पीकर है वो मेन अपोजिशन पार्टी से होंगे। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो स्पीकर हो गया, डेप्यूटी स्पीकर हो गया। अब बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब देखिए अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा जो स्पीकर है ना वो नॉमिनेट करेंगे फ्रॉम अमंग द मेंबर्स अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। तो कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। ओके, अब देखो एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड। अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो इनमें से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है। अब देखो यहां पे जो आपको फोकस देना है वो देना है इस वर्ड पे, एब्सेंस। तो ओनली जब वो लोग एब्सेंट हैं, बट अगर वैकेंट हुआ ये ऑफिस तब नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब एब्सेंट रहोगे तभी आप प्रिसाइड कर सकते हो, ये क्वेश्चन बनता है। तो व्हेन अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, एनी अदर पर्सन
एज डिटरमाइंड बाय हाउस एक्ट एज द स्पीकर। ओके, तो अगर इनमें से भी कोई अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर पर्सन डिटरमाइंड बाय हाउस। ओके, अब देखो व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट, तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर क्या किया जाएगा, तो स्पीकर्स ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म बाय सच मेंबर एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट। तो अगर वैकेंट है तब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस ओके सच मेंबर ऑफ द हाउस। तो इस तरह से काफी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपको घुमाया जा सकता है। ओके, और उसके बाद इलेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। अब आता है स्पीकर प्रो टेम, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो जब लोकसभा की असेंबली हो चुकी है तो कौन प्रिसाइड करेगा उसको, कोई तो होना चाहिए। ओके, तो देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर प्रो टेम। ओके, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, एंड यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे हाउस में उनको सेलेक्ट किया जाता है। ओके, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट खुद से ओथ दिलवाएंगे, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो इनके पास स्पीकर की सारी पावर्स होती हैं और जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसकी फर्स्ट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, भाई जो नए मेंबर्स आए हैं उनको ओथ दिलवानी पड़ेगी, ये इनकी मेन ड्यूटी होती है। इसके अलावा ऑल्सो इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। ओके, और जब नए स्पीकर आ गए तो इनका खेल खत्म, क्योंकि अब तो यही प्रिसाइड करेंगे। तो ये होते हैं स्पीकर प्रो टेम, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। बेसिकली ये कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो देखिए जो हमने पढ़ा था कहां पे, स्पीकर के लिए ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किस तरह से होता है। ठीक है, पावर्स फंक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो बस कुछ डिफरेंसेस देख लो। जो स्पीकर है वो तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, बट जो वाइस प्रेसिडेंट है या राज्यसभा चेयरमैन वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टांस में तो वोट नहीं कर पाएंगे, बट कास्टिंग वोट इनके पास होता है। बट देखो व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, तब ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, बट उस केस में हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, बट विदाउट वोटिंग। तो वोटिंग क्यों नहीं, बिकॉज ये मेंबर नहीं है, हाउस के मेंबर नहीं है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विदाउट वोटिंग, ओके, सैलरीज अलाउंसेस सेम चीज है, फिक्स बाय पार्लियामेंट, चार्ज ऑन सीएफआई। ओके, अब डेप्यूटी चेयरमैन अगेन सेम थिंग, कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। तो इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, तो राज्यसभा ही चुनेगी, जो भी मेंबर्स है उनमें से किसी एक को बना दिया जाएगा। एंड जब डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस भी वैकेंट होगा तब राज्यसभा जो है एक नया मेंबर इलेक्ट कर देगी एज डेप्यूटी चेयरमैन टू फिल द वैकेंसी। ओके, कब कब ऑफिस को वैकेट कर सकते हैं, या तो आप मेंबर नहीं हो, आपने रिजाइन कर दिया है, किसको सबमिट करोगे, चेयरमैन को करोगे, और या फिर आपको हटा दिया गया है, वही इफेक्टिव मेजोरिटी एंड 14 डेज एडवांस नोटिस। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, लक्ष्मीकांत में गलत दिया हुआ है ना। अब देखो इनका काम क्या होता है, परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफिस व्हेन ऑफिस इज वैकेंट, वैकेंट है, और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उस केस में परफॉर्म्स द ड्यूटी
ऑफ चेयरमैन ऑफिस, ठीक है। देन ऑल्सो एक्ट एज द चेयरमैन व्हेन ही इज एब्सेंट, जब वो एब्सेंट है, मान लो बीमार बीमार हो गए, तो फिर एक्ट एज चेयरमैन, तो वही चीज हो गई, ठीक है। अब द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप प्रिसाइड कर रहे हो ना, देखिए जब डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं तो सारी पावर्स इनके पास होती हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, व्हेन रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन, तो ही कैन नॉट प्रिसाइड ओवर सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, बट आप प्रेजेंट रह सकते हो, जो प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी जो आपकी सैलरी है, अलाउंसेज हैं, दे आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन सीएफआई, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन सेम है, तो यहाँ पे चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। तो जब चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट है, केवल उसी केस में आप प्रिसाइड कर सकते हो, बट अगर वैकेंट है तब नहीं कर पाओगे, ओके, तब आप नहीं कर पाओगे, ओके। तो उस केस में प्रेसिडेंट में अपॉइंट, इन केस ऑफ वैकेंसी चेयरमैन ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म्ड बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पज, ओके। पर ये चीज सिमिलर है, आराम से याद हो जाएगी। अब इसके बाद आता है लीडर्स इन पार्लियामेंट। तो अभी जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें क्वेश्चन भी आया था, किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, तो अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ हाउस का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, बट बट इफ ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा, तो अगर अगर जो पीएम लोकसभा के मेंबर हैं तब तो उनको लीडर ऑफ हाउस माना ही जाएगा। बट मान लीजिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा से भी तो बिलोंग कर सकते हैं, तो उस केस में मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज द लीडर ऑफ द हाउस। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तब तो आप लीडर ऑफ हाउस हो जाओगे, बट अगर आप नहीं हो तो फिर आप किसी मिनिस्टर को बना दो जो कि लोकसभा का मेंबर है, वो बन जाएंगे लीडर ऑफ द हाउस, ओके। अब देखो, जो राज्यसभा है वहां पे जो लीडर ऑफ हाउस होते हैं वो कौन होते हैं, मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ओके। सिमिलरली दोनों हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर, ठीक है, हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सीट्स, इस पे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एटलीस्ट 1/10 सीट्स आपके पास होनी चाहिए, ओके। तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उनको माना जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन, ओके। एंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इनको 1977 में अकॉर्ड किया गया स्टेचुटरी रिकॉग्निशन, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो जस्ट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर इनको सैलरी वगैरह मिलती है, ओके। एंड इन 1969 एन ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ओके। मेंस में इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है शेडो कैबिनेट। क्या है शेडो कैबिनेट, तो भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है ये यूनिक है, कहां पे, ब्रिटेन में। तो इट इज फॉर्म्ड बाय अपोजिशन पार्टी, ऑब्जेक्टिव टू बैलेंस रूलिंग कैबिनेट। तो होता क्या है कि जो रूलिंग कैबिनेट है, मान लो कि ये रूलिंग कैबिनेट है, ठीक है, तो इनको शेडो करती हुई जो अपोजिशन पार्टी है वो भी अपनी कैबिनेट बनाती है, ओके, इस तरह से। तो यूजुअली जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं
उनके करस्पॉन्डिंग एक अपोजिशन में भी एक शेडो आप समझ लो एक मिनिस्टर होंगे, ओके, जो पूरा फोकस करेंगे इनके ऊपर, किस तरह से ये एक्ट कर रहे हैं, क्या इनकी पॉलिसीज वगैरह है। और इस तरह से आप फ्यूचर के लिए पहले से ही मिनिस्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। तो अल्टरनेट गवर्नमेंट, अल्टरनेट कैबिनेट जो है आपकी बन जाती है। तो दिस इज शेडो कैबिनेट, ओके। तो इंडिया में नहीं है ये सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे विप की, ओके। भाई इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो विप है ना, न तो इसको मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही रूल्स ऑफ हाउस में, और ना ही पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट में, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। ये बेसिकली क्या है, कन्वेंशन है। याद रखना ये कन्वेंशन है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ऑफिस ऑफ लीडर्स ऑफ हाउस है, अपोजिशन है, ठीक है, दे आर नॉट मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो रूल्स ऑफ हाउस हैं, जो पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट है, उसमें उनको मेंशन किया गया है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बट विप जो है वो कन्वेंशन है। अब देखो एवरी पॉलिटिकल पार्टी, भले ही रूलिंग हो या अपोजिशन हो, उनकी विप होती है इन द पार्लियामेंट, जिसको कहा जाता है असिस्टेंट फ्लोर लीडर। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली टू इंश्योर अटेंडेंस ऑफ पार्टी मेंबर्स इन लार्ज नंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इशू। आपने देखा होगा कि विप इशू हो गई, सबको आना होगा, ठीक है। तो ये होता है विप, असिस्टेंट फ्लोर लीडर। तो इनकी बात माननी पड़ेगी सबको, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, ओके। रेगुलेट्स एंड मॉनिटर देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट, ओके। तो जो भी डायरेक्टिव आपको दिया जा रहा है आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है उस एमपी के अगेंस्ट, ओके। आगे बढ़े, अब बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। तो देखिए, द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बताया हुआ है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, मीन्स एटलीस्ट 2 सेशन तो आपको करने होंगे। बट ये कन्वेंशन है कि 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ओके। इज दिस क्लियर? तो ये कन्वेंशन है, अगेन दिस इज कन्वेंशन। अब देखो सेशन को समन आपने किया, मीन्स भाई बिजनेस स्टार्ट करो, ये एंड हो गया, दिस इज प्ररोग। तो ये जो पीरियड है ना इसको कहते हैं सेशन, ओके। पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ ए हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। इसके बाद देखिए छुट्टी हो गई, अगेन फिर समन आपको आ जाएगा। तो ये वाला जो गैप है इसको बोलते हैं रिसेस, पीरियड स्पैनिंग बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन, ओके। दिस इज कॉल्ड रिसेस। इज दिस क्लियर? अब देखो अगला टॉपिक है एडजर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सेशंस होते हैं इसमें बेसिकली मीटिंग्स होती हैं, और मीटिंग्स में सिटिंग्स होती हैं। जनरली डेली 2 सिटिंग्स होती हैं, एक तो मॉर्निंग में होगी और एक पोस्ट लंच होती है। तो व्हाट इज एडजर्नमेंट, इसको समझते हैं। देखिए अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय या तो एडजर्नमेंट, या फिर एडजर्नमेंट साइन डाई, या फिर प्रोरोगेशन, या फिर डिसोल्यूशन। तो इन सब से आप पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट कर सकते हो। तो व्हाट इज एडजर्नमेंट? बेसिकली व्हेन यू आर सस्पेंडिंग द वर्क इन अ सिटिंग फॉर स्पेसिफाइड टाइम। आपने टाइम बता दिया कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 दिनों के लिए, या 2 वीक के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी एडजर्नमेंट। तो यहां पे आपको टाइम बताया जा रहा है कि कितने टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, दिस इज एडजर्नमेंट। देन व्हाट इज एडजर्नमेंट साइन डाई? तो भाई यहां पे टाइम नहीं बताया जाएगा,
टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, तो बिना कोई टाइमलाइन दिए जब आपने मीटिंग को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, सो देन इट विल बी एडजर्नमेंट साइन डाई। ओके, और देखिए एडजर्न करने की पावर, एडजर्नमेंट साइन डाई करने की पावर ये होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है। अगला आता है प्रोरोगेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए एडजर्नमेंट साइन डाई हो चुका है, ठीक है, व्हेन द बिजनेस ऑफ सेशन इज कंप्लीटेड। ओके, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपने सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया, आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज प्रेसिडेंट इशू करते नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। हमने देखा था समन करने की पावर, प्ररोग करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। ओके, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। और ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आप खत्म तो कर ही सकते हो। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एडजर्नमेंट, समनिंग क्या होती है, साइन डाई वगैरह क्या होता है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन की। देखो भाई, हमने देखा था जो राज्यसभा है वो तो एक परमानेंट बॉडी है, एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, जबकि जो लोकसभा है इट इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। भाई 5 साल की टर्म है, उसके बाद तो आपको डिसोल्व होना ही है, पहले भी हो सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? मींस अब फिर से नए इलेक्शंस होंगे, अब फिर से जनरल इलेक्शंस होंगे। ओके, अब देखो व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, all business including bills, motions, resolutions, notices, petitions pending before it और its committees वो लैप्स हो जाते हैं। मीन्स आपको फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट बट सम पेंडिंग बिल्स, इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कौन कौन से पेंडिंग बिल जो हैं वो लैप्स नहीं होते हैं। ऑल पेंडिंग अश्योरेंसेज दैट आर एग्जामिन्ड बाय कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, ये हम पढ़ेंगे, डू नॉट लैप्स, तो ये लैप्स नहीं होते हैं और इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं भाई क्या चीज लैप्स होती है, क्या चीज लैप्स नहीं होती है। अब देखो हमें ये पता है कि जो बिल है वो बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर वो अप्रूवल देते हैं या नहीं देते हैं, उनकी मर्जी है। अगर मान लो डेडलॉक है तो जॉइंट सीटिंग हो सकती है। तो ये प्रोसेस है बिल के लिए, अगर आपको उसको एक्ट बनाना है तो। अब हो सकता है कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, या राज्यसभा ने पास कर दिया, पेंडिंग है लोकसभा में और वो डिसॉल्व हो गई, तब क्या होगा? तो वो सिनेरियो हमें देखना है। तो भाई देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बिल जिसका ओरिजिन लोकसभा में है और जो पेंडिंग है और पेंडिंग इन लोकसभा, ये लैप्स हो जाते हैं, बाकी चीजें लैप्स नहीं होंगी। तो ये थंब रूल है, जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है या जिसका ओरिजिन लोकसभा से है वो लैप्स हो जाएगा, बाकी लैप्स नहीं होंगे। अब देखो यहां पे देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स हो गया, यही मैंने आपको बताया। अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, तो इसका जो ओरिजिन है वो कहां पे है? लोकसभा में है, तो ये भी लैप्स हो गया। देन अ बिल नॉट पास्ड बाय टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, एंड अगर मान लो प्रेसिडेंट ने ये पहले कह दिया कि भाई जॉइंट सिटिंग करेंगे बिफोर द डिसोल्यूशन, तो वो लैप्स नहीं होगा। ओके, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, कहां पे पेंडिंग है? राज्यसभा में, बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, तो इससे मैच नहीं करता, तो ये लैप्स नहीं होगा। अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी लैप्स नहीं होता है। अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, वो भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो क्या चीज लैप्स होगी ये मैंने आपको बता दी, बाकी चीजें लैप्स नहीं होती। अब आप आराम से इसको याद कर लोगे। ओके, तो ये हो गया डिसोल्यूशन। अब बात करते हैं कोरम की। भाई कोरम कितना होता है? 1/10
1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस, ठीक है। और ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हाउस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ओके। अगर कोरम नहीं है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू एडजर्न और सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें। एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट जिसके वो मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें मेंबर होंगे उसमें, विदाउट बीइंग इंटाइटल टू वोट। वोट तो आप वहीं पे करोगे जहां के आप मेंबर हो, ठीक है। अब देखो, मिनिस्टर जो है ना, वो लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल, वो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। तो देखिए, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, जो मेंबर नहीं है बट मिनिस्टर है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओके, बट केवल 6 मंथ के लिए। उसके बाद तो आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा। सो दिस इज राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब अगला आता है लेम डक सेशन। भाई ये क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। तो भाई जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं, ओके, नई लोकसभा इलेक्ट हो चुकी है। तो जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसका जो लास्ट सेशन होगा उस पर फोकस करिए। तो देखिए, डेफिनेटली कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो हार गए होंगे, ओके, तो उनको कहा जाएगा लैम डक्स, ठीक है। दोज मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा, उनको कहा जाएगा लैम डक्स। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब बात करेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। देखिए, जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो ये जो पार्लियामेंट है ये कंट्रोल करती है किसको, एग्जीक्यूटिव को। तो इसकी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, लाइक क्वेश्चन आवर। भाई क्वेश्चन पूछोगे, ये फंड कहाँ पे आपने खर्च किया है, कैसे किया है, ठीक है, ये क्या हो रहा है वहां पे, आप सरकार क्या कर रही है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डिस्कशन डिबेट डायलॉग कर सकते हो। तो इसकी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, उनमें से एक है क्वेश्चन आवर। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो देखिए, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मिनिस्टर्स से या किसी प्राइवेट मेंबर से, आप दोनों से ही पूछ सकते हो इन द क्वेश्चन आवर। तो फर्स्ट आवर ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिटिंग, ठीक है, इट इज डिवोटेड टू क्वेश्चन आवर, ठीक है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो दिस इज क्वेश्चन आवर। तो मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। आप किसी प्राइवेट मेंबर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब देखो, इसमें कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की। एक होता है स्टार, उस पर स्टार मार्क होता है। तो बेसिकली इसका आपको ओरल आंसर देना है। तो मिनिस्टर खड़े होके वहां पे आंसर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि दोनों ही वहीं पे हैं, जिसको पूछना है और जिसको बताना है। एक होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो इसमें रिटर्न रिप्लाई आपको देना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो, ओके। एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो भाई अगर आप 10 दिन से कम का नोटिस दे रहे हो देन इट विल बी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और इसका भी ओरल आंसर देना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन आवर। अगला आता है जीरो आवर। तो इट इज नॉट मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये इंडियन इनोवेशन है, 1962 से एग्जिस्ट करता है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके।
It's an informal device available to member of parliament to raise matters without any prior notice. तो बिना किसी नोटिस के दिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो भाई। जो क्वेश्चन आवर जैसे खत्म हुआ और जो आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है एजेंडा, उसके बीच में जो टाइम गैप होगा ना उसको कहते हैं 0 आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन आवर एंड हुआ एंड दिस इज एजेंडा, तो इस टाइम में 0 आवर। तो विदाउट नोटिस आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ 0 आवर एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज मोशन रिजोल्यूशन। भाई मोशंस क्या होते हैं? देखो, मोशन बेसिकली एक टूल है और पार्लियामेंट्री डिवाइस है। ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट अ डिस्कशन। ठीक है, आपको किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको मोशन लाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ बेसिकली पार्लियामेंट्री डिवाइस और टूल। तो नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अप्रूवल ले लो और फिर मोशन आपको मूव करना पड़ेगा कि भाई इस मुद्दे पे बात करनी है। ओके, सो दिस इज मोशन। एक होता है सब्सटेंटिव मोशन, ये बेसिकली होते हैं रिजोल्यूशंस। तो देखिए, कुछ ऐसे इशू होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको हटाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको हटाना है। तो इस सब पर्पस के लिए जो प्रपोजल्स आप मूव करते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनके लिए, उनको कहा जाता है सब्सटेंटिव मोशन। ओके, एंड इनको रिजोल्यूशंस भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब देखो, जो रिजोल्यूशंस हैं बेसिकली मेंबर्स कैन मूव रिजोल्यूशंस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस गवर्नमेंट टू मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो मैंने बताया, एग्जांपल्स दिए। अब डिफरेंस क्या होता है मोशन और रिजोल्यूशन में? देखिए, सारे रिजोल्यूशंस मोशन होंगे बट सारे मोशन रिजोल्यूशन नहीं होंगे। ओके, ये तो ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे आप। इसके अलावा देखिए, जो रिजोल्यूशंस होते हैं उन पे वोटिंग आपको करनी पड़ेगी, बट जो मोशंस होते हैं जरूरी नहीं कि सब पे आप वोटिंग कर रहे हो। ओके, ऑल रिजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन। आप देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें रिजोल्यूशन टू बी मूव्ड है ना, और कौन सी मेजोरिटी आपको यूज करनी है, ये सब लिखा होता है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोशंस एंड रिजोल्यूशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोजर मोशन की। भाई किसी मैटर पे डिस्कशन डिबेट हो चुका है, अब क्या करना होगा? भाई डिस्कशन बंद करो एंड वोटिंग स्टार्ट करो। तो इसके लिए क्लोजर मोशन जो है वो मूव किए जाते हैं। ठीक है, मूव्ड बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। ठीक है, अगर हाउस अप्रूव कर देगा तो डिबेट खत्म हो जाएगी, अब जो है वोटिंग की जाएगी। अब देखो, इसके भी काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उसको देख लेते हैं। एक होता है सिंपल क्लोजर। इसमें क्या होगा? इसमें मतलब आपने सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया है मैटर, हर चीज को अच्छे से डिस्कशन डिबेट हो चुका है, अब भाई पुट टू वोट होगा, दैट इज सिंपल क्लोजर। एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तो इसमें क्या होगा कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डिबेट, डिबेट स्टार्ट होने से पहले जो बिल है की जो क्लोजेज हैं उनको क्या करोगे? आप ग्रुप बना दोगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप। ओके, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब जो डिस्कशन होगा ना वो पार्ट वाइज होगा। पार्ट वन डिस्कस हो गया, पार्ट टू डिस्कस हो गया, पार्ट थ्री डिस्कस हो गया, और फिर एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। ठीक है, एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। तो यहाँ पे क्लॉज वाइज आप वोटिंग नहीं करोगे, यहाँ पे पार्ट वाइज होती है, तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ओके, अगला आता है कंगारू क्लोजर।
कंगारू का क्या काम होता है, जंप करने का, तो उससे आप याद कर सकते हो। देखिए इसमें ओनली इंपॉर्टेंट क्लोजेस आर डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड वोटिंग, एंड इंटरवीनिंग क्लोजेस आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट। तो जो बिल है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्लोजेज होंगी केवल उन्हीं पे डिस्कशन, डिबेट और वोटिंग होगी। बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है, जो इंटरवीनिंग क्लोजेज है, उनको स्किप कर दिया जाता है और उनको पास मान लिया जाता है। तो वहां पे उन पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल जो इंपॉर्टेंट जो क्लोजेज हैं केवल उसी पे डिस्कशन हो रहा है। और अगला आता है गुलोटाइन क्लोजर। इसमें क्या होगा भाई, जैसे क्लोजेज हैं तो कुछ आपने डिस्कस कर ली और कुछ आपने डिस्कस नहीं की है। तो भाई यहाँ पे जो अनडिस्कस्ड क्लोजेज हैं, ओके, उनको भी पुट टू वोट किया जाएगा। ठीक है, देखिए बिना डिस्कशन के ही आप वोटिंग कर रहे हो विद द डिस्कस पार्ट ड्यू टू वांट ऑफ टाइम। तो देखिए अगर टाइम आपके पास है तब तो ये चीज करो, बट अगर टाइम नहीं है, सफिशिएंट डिस्कशन नहीं कर रहे हो, तो फिर ये सब चीजें होती हैं। और इसी वजह से इतने इश्यूज भी आते हैं क्योंकि सही से डिस्कशन नहीं हो पा रहा है ना। कंगारू क्लोजर, ग्लोटाइन क्लोजर, इनका यूज ज्यादा किया जाता है ना। हर क्लोज पे डिस्कशन डिबेट नहीं होता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। ओके, इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिविलेज मोशन की। भाई प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या है? अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच करता है तो उस केस में प्रिविलेज मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, मूव किया जाता है। इट इज मूव बाय मेंबर व्हेन ही फील्स दैट अ मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर लिखा हुआ है, हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस। ठीक है भाई, आपने कोई गलत फैक्ट्स बता दिए, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपने दी है, या आपने फैक्ट छुपा लिए, तो आपने जो आपके प्रिविलेज है उसका ब्रीच किया है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेंसर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। दिस इज प्रिविलेज मोशन। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो आप किसी का अटेंशन कॉल कर रहे हो, तो इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर। तो कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर सामने आ गया है, तो आप कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो और स्टेटमेंट मांग सकते हो मिनिस्टर से। दिस इज इंडियन इनोवेशन, ओके, जो कि 1954 से एग्जिस्ट करता है एंड मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। देखिए इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंडियन इनोवेशन है क्या, कब से एग्जिस्ट करता है, रूल्स में मेंशन है क्या, और इसीलिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है याद करना। इसलिए तरीका क्या है, पहले पढ़ो बुक से, फिर रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जो गलत हो रहा है उसको फिर से रिवाइज करो। तो यही तरीका है इतने इंफॉर्मेशन को याद करने का। ओके, दिस इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब आता है एडजर्नमेंट मोशन, इंपॉर्टेंट है। देखिए दिस इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और देखिए दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। ठीक है, ये आप तभी इंट्रोड्यूस कर पाओगे जब 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा। ठीक है, तब ये एडमिट हो सकता है। ओके, एंड इसका मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस है उसको छोड़ो और नए मुद्दे पे बात करो। तो इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। ओके, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसीलिए राज्यसभा इज नॉट परमिटेड, उसके पास ये डिवाइस नहीं है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखिए द डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन शुड नॉट लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours 30 minutes। तो एटलीस्ट 2.5 घंटे तो आपको बात करनी ही होगी, डिस्कशन करना होगा एडजर्नमेंट मोशन पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगला आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो तभी तक पावर में रहेंगे जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस होगा।
और इसके लिए क्या डिवाइस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो भाई लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट आपको चाहिए। देखिए नंबर्स याद करने हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, तो एक टेबल बना लो, मेंबर्स एंड डिवाइस, इस तरह से, और याद कर लो। मुझे ये बताओ इसमें कौन सी मेजोरिटी यूज होती है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखो अगला आता है कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये कौन इसको लेके आएगा, गवर्नमेंट लेके आती है कि भाई हमारे पास कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इफ द कॉन्फिडेंस मोशन इज निगेटिव, मीन्स रिजेक्ट हो गया है, इट रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इट रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऑलरेडी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, बात एक ही होती है। अब बात करते हैं सेंसर मोशन की। तो भाई यहां पे आप निंदा कर रहे हो, है ना, तो इसलिए ओनली इन लोकसभा बाय द अपोजिशन ऑफ द हाउस। ओके, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंडिविजुअल मिनिस्टर। देखिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एंटायर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट आप निकालते हो, पर यहां पे इंटायर और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, फॉर देयर फेलियर टू एक्ट और फॉर सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस, द मोशन शुड बी स्पेसिफिक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सो एज टू रिकॉर्ड द रीजन। भाई क्यों आप इस मोशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, बताइए, जबकि इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको रीजंस नहीं बताने हैं। अब देखो अगर ये पास हो गया तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप कॉन्फिडेंस एक बार ले लो, वो चीज चलती है, बट आपको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। बट अगर एनसीएम पास हो गया, ठीक है, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। अब आता है नो डे यट नेम्ड मोशन। अब देखो इन पे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर, बट कोई डेट आपको नहीं बताइए कि हम इसको कब डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज नो डे यट नेम्ड मोशन। अगला आता है मोशन ऑफ थैंक्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है उनके पावर्स होती हैं, फंक्शन होती है कि फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर वो एड्रेस करते हैं, और दोनों हाउस वहां पे होते हैं, ठीक है, उसमें बताएंगे कि मेरी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या किया है, क्या करने वाली है, वो सब बताते हैं, पूरा आउटलाइन करते हैं पॉलिसीज को। दिस करस्पॉन्ड्स टू स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे ये बताओ क्या इसको जॉइंट सिटिंग कहा जाएगा क्या, दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, अब भाई ये जो एड्रेस है ना, इसको फिर दोनों हाउस में अलग अलग डिस्कस किया जाता है, ठीक है, ऑन ए मोशन कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स, दोनों हाउस में, और उसके बाद द मोशन इज पुट टू वोट, वोटिंग होती है, और इट मस्ट बी पास्ड इन द हाउस। अगर पास नहीं हुआ तो इट इज बेसिकली जस्ट लाइक एनसीएम, गवर्नमेंट की डिफीट होगी, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो मोशन ऑफ थैंक्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब आता है डायलेक्ट्री मोशन। ये क्या है भाई, मोशन फॉर द एडजर्नमेंट, भाई डिले करो, ठीक है, डिले करो, डिले द प्रोग्रेस ऑफ ए बिजनेस अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, उसको क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्री मोशन। देन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, भाई पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, इट रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो भाई अगर कोई इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है तो आप इसको रेज कर सकते हो, इट शुड रेज अ क्वेश्चन दैट इज विद इन द cognizance of presiding officer. Okay, so a member can raise point of order when the proceeding of house do not follow normal rules of procedure. तो उस केस में point of order जो है आप मूव कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है हाफ एन आवर डिस्कशन। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसपे काफी कुछ डिस्कशन डिबेट हो चुका है, ओके, बट द आंसर टू विच नीड्स एलुसिडेशन ऑन ए मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, आपको फर्दर कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए हाफ एन आवर डिस्कशन वगैरह होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो 1953 से एग्जिस्ट करता है एंड इसके लिए 2 आवर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं, ओके। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ओके, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। देखो, बिल्स पास होते हैं, एक्ट बनते हैं। तो बिल्स जो है 4 कैटेगरी के हो सकते हैं: ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये तो हमने देख लिया, ये आज डिस्कस करेंगे, बाकी इनको अगले वाले सेशन में करेंगे। तो भाई जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और कोई भी इनको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकते हैं। भाई प्राइवेट मेंबर कौन होता है? मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर, ओके, वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। क्लियर है? अब देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल मतलब गवर्नमेंट बिल, तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, एंड प्राइवेट बिल मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर, ओके। देन पब्लिक बिल रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, जबकि ये अपोजिशन पार्टी ऑन ए पब्लिक मैटर। ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा हैं अप्रूवल के, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का बिल है, आपके पास मेजोरिटी होगी, इसके चांसेस कम होते हैं, ओके। अगर पब्लिक बिल आपका डिफीट हो गया तब आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा हाउस का, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको 7 डेज का नोटिस देना होता है हाउस में, इसके लिए आपको 1 मंथ का नोटिस देना होता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। अब देखो, जो ऑर्डिनरी बिल होगा उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो पूरी 5 स्टेज होती हैं। कितनी? 5। फर्स्ट क्या होगी? इंट्रोडक्शन। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको हाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी कर सकता है, बट आपको ना पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी परमिशन ले लो। आपको लीव लेनी पड़ेगी। लीव का मतलब क्या होता है? परमिशन। परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके। और परमिशन मिल गई तो बिल को इंट्रोड्यूस करो। क्या करोगे? जो टाइटल है वो पढ़ दो और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, बस। तो टाइटल बता दो, ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर उसके बाद जो है जो गेजेट है उसमें वो बिल पब्लिश हो जाता है। तो दिस इज फर्स्ट रीडिंग, और कुछ नहीं होगा, नो फर्दर डिस्कशन, केवल टाइटल प्लस ऑब्जेक्टिव, ओके। अब देखो, अगर मान लो बिफोर इंट्रोडक्शन बिल पब्लिश हो जाता है इन गेजेट, तब हाउस की परमिशन की जरूरत नहीं होती है टू इंट्रोड्यूस द बिल। ये चीज ध्यान रखना, ओके। सो दिस इज फर्स्ट रीडिंग, तो ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेकंड रीडिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन, एनालिसिस, स्क्रूटनी होती है एंड अज्यूम्स इट्स फाइनल शेप। भाई इसमें क्या होगा? पहली स्टेज होती है जनरल डिस्कशन। तो जो हाउस है, तो जनरल डिस्कशन होगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई करना क्या है। भाई आज ही डिस्कस करें कि कोई नई डेट फिक्स कर दें, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजें, इसको जॉइंट कमेटी के पास भेजें, या पब्लिक ओपिनियन ले लें, तो ये चीज डिसाइड की जाएगी। सेकेंड स्टेज आती है कमिटी स्टेज। देखिए जनरली क्या होता है, बिल को रेफर किया जाता है कमिटी को, या तो सेलेक्ट कमिटी हो सकती है, मतलब जिस हाउस में आपने बिल इंट्रोड्यूस किया है उसी में से आप एक कमिटी बना दोगे। एक होता है जॉइंट कमिटी, जो कि दोनों हाउस की के जो मेंबर्स होंगे उनको शामिल करके बनाई जाती है।
तो कमिटी स्टेज जनरली ये चीज फॉलो की जाती है जो आजकल नहीं होता है, ठीक है, दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस। और इसी में क्या होगा, जो कमिटी है वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन करती है और उसके बाद जो है बिल को सौंप देती है किसको, हाउस को, कि भाई हर चीज हमने एग्जामिन कर ली है, ओके, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, आप चाहें तो अमेंडमेंट भी ला सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल्स है वो आप चेंज नहीं करोगे, ओके। देन आती है कंसिडरेशन स्टेज। तो यहाँ पे जो हाउस है, अब हाउस में हर क्लॉज पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा एंड वोटिंग होगी, ओके, दिस इज कंसिडरेशन स्टेज। उसके बाद आती है थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में क्या है, आपको केवल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ओके, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक्सेप्ट कर लिया बिल तो पास हो जाएगा, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो ठप्पा लगा देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, और उसके बाद जो बिल है वो दूसरे हाउस में जाएगा। तो दिस इज थर्ड रीडिंग। अब फोर्थ स्टेज क्या होती है, जो दूसरा हाउस है उसमें अगेन ये सब चीजें होंगी जो हमने डिस्कस किया, ओके। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, फोर अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। भाई या तो आप बिल को पास कर दो, जो फर्स्ट हाउस ने आपको भेजा है आपने पास कर दिया। यह हो सकता है कि आपने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए, ठीक है, और उसके बाद आपने रिटर्न कर दिया फर्स्ट हाउस को कि भाई हमने विद अमेंडमेंट पास किया है, अब तुम फिर से इसको पास करो। या फिर आपने मना कर दिया, भाई हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो गलत है, हमने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड आता है कोई एक्शन नहीं लिया, बिल पेंडिंग है, ठीक है। तो भाई अब देखो क्या चीज हो सकती है, अगर सेकेंड हाउस ने बिल को पास कर दिया है, या जो अमेंडमेंट आपने प्रपोज किए थे वो फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिए, तब तो बिल जो है वो पास हो गया दोनों हाउस से, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट मान लो बट मान लो जो फर्स्ट हाउस है उसने अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, या आपने रिजेक्ट कर दिया, या 6 मंथ तक आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, आपने उसको पेंडिंग रखा, तो क्या हुआ, मतलब डेडलॉक जो है पैदा हो गया है। तो अब क्या हो सकता है, अब इसकी जॉइंट सिटिंग हो सकती है, और जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, स्पीकर होंगे। एंड क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स ज्यादा होते हैं, तो जो भी पक्ष होगा, व्यू पॉइंट होगा लोकसभा का, जनरली वही डिसीजन आता है, ठीक है। तो टू रिजोल्व सच ए डेडलॉक द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ऑलराइट। अब देखो इसके बाद बिल गया प्रेसिडेंट के पास, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो हाँ बोलेंगे या ना बोल देंगे, असेंट, विद होल्ड हिज असेंट, या फिर वो फिर से बिल को भेज देंगे फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। भाई फिर से एक बार देख लो, रिकंसिडर कर लो। अब अगेन बिल आ गया हाउस के पास, तो अगर जो हाउसेज हैं वो बिल को फिर से पास कर देते हैं विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, और अगर फिर से बिल प्रेजेंट किया गया है टू प्रेसिडेंट, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको असेंट देना ही पड़ेगा, ओके। और इस तरह से जो बिल है वो आपका एक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये फॉलो होता है ऑर्डिनरी बिल के केस में, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके फ्रेंड्स। अब आज के सेशन में इतना ही। तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बट कोई नहीं, याद तो करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एरिया से आते हैं। तो इसको बार बार रिवाइज करो, ओके। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। एंड अगर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो वो ऑलरेडी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अ पेड कोर्स एंड इट इज कंप्लीटली अलाइन विद दिस फ्री क्रैश कोर्स प्रोग्राम, ओके। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।